जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय प्रणाली के विपरीत अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। ये कथन सही है। अगर जो देखें तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। अगर इसकी सिफारिश में देखें तो ये था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, इसकी सिफारिश की थी। और अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में हुआ था और इसकी सिफारिश में से एक था ये कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करना। दूसरा कथन है, पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश LM सिंघवी समिति ने की थी। ये भी कथन सही है। अगर जो देखें LM सिंघवी समिति के बारे में तो इसका गठन वर्ष 1986 में किया गया और इसकी सिफारिशों में से एक ये भी था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और पंचायती राज निकायों के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने का आधार बनी है? इसका सही उत्तर होगा गाडगिल समिति। आपको गाडगिल समिति के बारे में कुछ निम्नलिखित सिफारिश जो थी उसको मैं बताता हूँ। ये था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के साथ पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाना चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें से एक ये भी था कि पंचायती राज निकायों को कर एवं शुल्क लगाने और एकत्र करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना। दूसरा कथन है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव। तीसरा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण। चौथा कथन है, पंचायतों को राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान देना। इसमें क्वेश्चन ये बना हुआ है कि उपर्युक्त प्रावधानों में से कौन सी पंचायती राज संस्थाओं में अनिवार्य है? अगर जब पंचायती राज संस्थानों की अनिवार्य प्रावधान को देखा जाए तो ये था कि किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना और ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना करना, और था कि ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव करना। तो इसमें से पहला और दूसरा कथन सही है। जो इसमें लिखा हुआ है कि किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना, ये कथन सही है। दूसरा भी इसमें सही हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकायों के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अध्यक्ष सहित अधिसूचित क्षेत्र सीमित के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। ये कथन सही है। अगर शहरी शासनों के बारे में जानें तो शहरी क्षेत्रों के शासन के लिए भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय बनाए गए हैं, लेकिन इनकी शक्तियाँ लगभग एक नगर पालिका के समान होती है। यह नगर पालिका के विपरीत पूरी तरह से नामित निकाय हैं, अर्थात अध्यक्ष सहित अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इस प्रकार यह न तो एक निर्वाचित निकाय है और न ही एक संवैधानिक निकाय। दूसरा कथन है, नगर क्षेत्र समिति राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से निर्वाचित या पूरी तरह से नामित किया जा सकता है, या आंशिक रूप से निर्वाचित या आंशिक रूप से निर्वाचित की जा सकती है। यह भी कथन सही है। इसे राज्य विधायिका के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। इसका गठन कार्य और अन्य मामले अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसे राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पंचायती राज संस्थाएं 5वीं अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रों में स्थापित नहीं होती हैं। ये कथन गलत है। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 4 के उपबंध 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के तहत संसद ने पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996 पारित किया और जिसे लोकप्रिय रूप से पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के तहत सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। ये कथन सही है। प्रत्येक पंचायत के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उन समुदाय या जनसंख्या के अनुपात में होगा जिसके लिए संविधान के भाग 9 के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि अनुसूचित के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। इसके अलावा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल दूसरा कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। ये कथन सही है। केरल में स्थित वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई। दूसरा कथन है, यह यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। यह भी कथन सही है। इसको 2012 में नामित किया गया। तीसरा कथन है, कावेरी नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। ये कथन गलत है। अगर जो देखें तो 44 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर तथा तमिलनाडु के मुदुमलाई के बाघ अभयारण्य के नज़दीक है और इससे कावेरी नदी नहीं बहती है। ये काबिनी नदी इस अभ्यारण्य से होके बहती है। काबिनी है, ये काबिनी नदी बहती है जो कावेरी की एक सहायक नदी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक ऋण साधन है जिसके माध्यम से हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु पूंजी जुटाई जाती है। ये कथन सही है। ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, अस्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। बजट 2022 में संप्रभु ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई। यह भी कथन सही है। बजट 2022 में वित्त मंत्री ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने हेतु संप्रभु ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। यह कथन सही है। अगर जो जाने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में, तो यह एक वैश्विक इंटरकनेक्टेड और सौर ऊर्जा ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होगा जो सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा का विश्वसनीय, लचीला और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा स्टेशनों, पवन फार्मों और रूफटॉप सौर पर सामुदायिक ग्रिड के साथ ग्रिड को जोड़ता है। दूसरा कथन है, इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जो COP 26 में भारत और यूके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह भी कथन सही है। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की शुरुआत की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन इसमें सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यापार कार्रवाई योजना ईरान और 6 देशों चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक समझौता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
अगर जो देखें संयुक्त व्यापार कार्रवाई योजना के बारे में, तो यह ईरान और P5+1 देश, जिसमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2013-15 के दौरान चली एक लंबी बातचीत का परिणाम है। अगर जो देखें तो समझौते के हिस्से के रूप में ईरान अपने परमाणु सर्टिफिकेट की संख्या को 2/3 कम करने पर सहमत हुआ था। तो ये जो समझौता था परमाणु क्षमता से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, परमाणु क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतमाला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य केवल सैनिकों की आवाजाही के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रणाली में सुधार करना है। यह कथन गलत है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधा में सुधार करने से संबंधित है। दूसरा कथन है, सीमा सड़क संगठन BRO इस योजना की नोडल एजेंसी है। यह भी कथन गलत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास इस क्षेत्र में रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान प्रौद्योगिकी के साथ साथ निर्माण, अनुसंधान एवं नीति के विकास की जिम्मेदारी होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन इसमें गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो ए और ना ही दो। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।